हेलो, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज मैं आपके लिए क्लास 10 साइंस का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट सेकंड लेके आया हूँ। इस वीडियो का पार्ट 1 जो वीडियो का है उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वहाँ पे जाके आप पार्ट 1 कंप्लीट करो और देन ये वाला पार्ट कंप्लीट करो। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। ये जो हमारा पार्ट सेकेंड है इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि जो केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन अभी तक जिन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करते हुए आ रहे हैं, केमिकल रिएक्शन जो हमारी डेली लाइफ में होती हैं उसके क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं, उसको फंडामेंटल टाइप्स में कुछ बांट दिया गया है। जैसे कि पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि दो चीज़ों का कंबाइन होना। दूसरा है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका मतलब यह है कि कोई चीज़ बनी हुई है और वो डीकम्पोज यानी कि टूट के दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में फॉर्म हो रही है। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब यह है कि कोई ज़्यादा रिएक्टिव मेटल या फिर कोई ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से रिप्लेस कर दे रहा है और वहाँ पर डिस्प्लेस कर दे रहा है और वहाँ पर अपनी जाके जगह बना ले रहा है। वहीं पे वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये सारे रिएक्शंस को हम आगे पढ़ने वाले हैं। उसके बाद है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ये जितने भी हमारे टाइप से केमिकल रिएक्शन में क्लास 10th के बेसिस पे सीबीएसई में ये हमारे 5 टाइप पढ़ाए जाते हैं, जो अगर हमारी एनसीईआरटी में भी है या फिर कोई भी रेफरेंस बुक अगर आप उठा के देखेंगे तो उसमें हमारे ये 5 टाइप हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक एनिमेटेड फॉर्म में एक स्लाइड ली हुई है, उसमें यहाँ पे मैंने टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में सारी रिएक्शन को थोड़ा थोड़ा समझाने की कोशिश की है। देखो यहाँ पे कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस रिएक्शन, यानी कि जब भी कोई चीज़ कंबाइन होगी तो कंबाइन होने का मतलब है कि वो जुड़ेगी, और जुड़ना या फिर जुड़ के किसी प्रोडक्ट का बनना वो एक तरीके का सिंथेसिस भी होता है। तो हमारा कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस, इस रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन को सिंथेसिस रिएक्शन भी बोल दिया जाता है, यानी कि किसी चीज़ का सिंथेसिस या फिर किसी चीज़ का जो प्रोडक्ट है वो बन रहा है दो चीज़ों के मेल से। जैसे यहाँ पर अगर ए है, ए और बी को अगर हम जोड़ दें या फिर कंबाइन कर दें तो हमारा ए बी प्रोडक्ट बन जाएगा, जो कि एक हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा। उसके बाद डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। इसमें जो हमारा ए बी है वो पहले से हमारा बना हुआ है बाय द एक्शन ऑफ हीट, लाइट, या फिर फर्दर अगर हम बाहर से कोई चीज़ या इसमें डालते हैं तो उसके एक्शन से ये डीकम्पोज हो जाएगा, यानी कि टूट जाएगा अपने इंडिविजुअल कंपाउंड में, ए में और बी में। उसके बाद सिंगल रिप्लेसमेंट या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी इसको हम बोल सकते हैं। यहाँ पे ए आया, ए ने हमारे बी को रिप्लेस किया और जाके बी की जगह ले ली और बी को साइड में रिप्लेस कर दिया। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि ए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था बी के मुकाबले, इसीलिए उसने बी सी के कंपाउंड में से बी को हटा दिया और बी को अलग कर दिया और खुद जाके बी की जगह पे बैठ गया और ए सी का एक नया कंपाउंड बना दिया इसने प्रोडक्ट में। उसके बाद डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी इसको हम बोल सकते हैं। इसमें जो एक मेटल है वो दूसरे मेटल की जगह ले लेता है और दूसरा वाला पहले वाले की जगह ले लेता है। तो ये सारी चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने एक एनिमेटेड जिस्ट आपको देने की कोशिश की है। अब आ जाइए, सबसे पहले हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन को पढ़ते हैं। देखिए, दोज रिएक्शंस इन विच 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में मिलते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, ऐसी रिएक्शन क्या होती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि दो चीज़ें कंबाइन होकर फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करती हैं। जैसे यहाँ पे हमारा क्या है, मैग्नीशियम है। ये मैग्नीशियम हमारा सॉलिड फॉर्म में है। जब हम केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन का जो मैंने पार्ट 1 कराया था उसमें हमने ये सारी चीज़ें सीख ली थी कि कभी भी कोई रिएक्शन लिखते हैं तो उसमें उसकी स्टेट बैलेंस करना ज़रूरी होता है, या फिर जो उसकी स्टेट है उसको इंडिकेट करना बहुत ज़रूरी होता है कि वो कौन सी स्टेट में। तो यहाँ पे मैग्नीशियम सॉलिड लिया है हमने, ऑक्सीजन गैस से इसका कॉम्बिनेशन कराया तो हमारा 2MgO बना, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये हमारा सॉलिड फॉर्म में बना। तो ये हो गया पहला एग्जांपल हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। अगर हम अमोनिया गैस को, ये जो हमारा NH3 का नाम होता है अमोनिया गैस को HCl गैस से रिएक्ट कराएं तो हमारा फाइनल जो प्रोडक्ट है वो बनेगा NH4Cl। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड क्या बनेगा हमारा? अमोनियम क्लोराइड, जो कि मेरा सॉलिड फॉर्म में होगा। अब जो अगली रिएक्शन है वो बहुत फेमस रिएक्शन है, जिसमें जो हमारा क्विकलाइम है, जिसको हम CaO भी बोलते हैं, उसका पानी लिक्विड से रिएक्शन करा के हमने क्या बनाया, एक कॉम्बिनेशन में कंपाउंड बनाया जिसे हम बोलते हैं स्लेट लाइम। इसका एक बहुत बड़ा महत्व है हमारी डेली लाइफ में। वो क्या महत्व है अभी हम अगले स्लाइड में पढ़ते हैं। देखो
यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जब वो CO2 के साथ रिएक्ट करता है, अभी हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, जो स्लेक्ट लाइम है, वो स्लेक्ट लाइम है, वो बन कैसे रहा है। अब जब ये स्लेक्ट लाइम बन गया है तो अब हम इसकी रिएक्शन पढ़ रहे हैं कि जब ये स्लेक्ट लाइम CO2 के प्रेजेंस में आता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। अब देखो ये जो यहाँ पे मैंने लाइन्स लिखी है इसको समझते हैं। द सब्सटेंस विच वी यूज इन वाइट वॉशिंग इन आवर हाउसेज इज लाइम। लाइम यानी कि इसको क्विक लाइम भी बोल सकते हैं, यानी कि जो हम घर में वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं सब्सटेंस, वो हमारा क्या होता है, क्विक लाइम होता है। क्विक लाइम का मतलब है कि CaO, ये होता है हमारे क्विक लाइम का फॉर्मूला, ठीक है, विच इज़ कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। वी पुट कैल्शियम ऑक्साइड इन अ ड्रम, मतलब कोई भी बीकर ले लो या ड्रम ले लो, उसमें अपना कैल्शियम ऑक्साइड डालो और उसमें धीरे धीरे पानी ऊपर से ऐड करो, ठीक है। फिर क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर विगरसली, तुरंत ही वो क्या करेगा, पानी के साथ रिएक्ट करेगा कैल्शियम ऑक्साइड, एंड फॉर्म अ वाइट सॉलिड कॉल्ड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और स्लेक्ट लाइम। फिर क्या करेगा, ये वाइट सॉलिड बना लेगा जिसको हम कहेंगे स्लेक्ट लाइम, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। ये स्लेक्ट लाइम बना लेगा जिसकी मैंने रिएक्शन अभी यहाँ पर आपको दिखाई हुई थी। देखो यहाँ पे क्या है, क्विक लाइम है। क्विक लाइम में मैंने क्या किया, H2O का एडिशन किया, H2O का एडिशन किया तो मेरा क्या बन गया, यहाँ पे स्लेक्ट लाइम बन गया एक्वस फॉर्म में, ठीक है। अब आगे क्या होता है कि वाइट वॉशिंग में कैसे यूज़ हो रहा है ये देखो। मोर द वाटर इज देन एडेड टू गेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, ज़्यादा से ज़्यादा पानी लिया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन को लेने के लिए। दिस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज देन अप्लाइड टू वॉल्स, वॉल्स पे लगाया जाता है घरों की, और ब्रशेस को वॉल्स पे लगाया जाता है। ऐसी पट्टी वगैरह आपके घर पे कभी होती है वाइट वॉशिंग की, तो उसमें क्या होता है, इनको वॉल्स पे लगाया जाता है। दिस द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन व्हेन अप्लाइड टू द वॉल्स रिएक्ट स्लोली विद कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट इन द एयर टू फॉर्म अ थिन शाइनिंग लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल ऑफ द हाउसेस। होता क्या है कि जब ये जो आपका पट्टी वाला है, जब इसको वॉल्स पे लगा देता है तो क्या करता है, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये हमारी CO2 जो हमारी प्रेजेंट होती है एनवायरनमेंट में, ये CO2 कहाँ है, हमारी जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती है, इस CO2 के साथ रिएक्ट करके ये क्या बना लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट की एक शाइनी लेयर बना लेता है, जिससे वॉल में शाइनी फिनिश आ जाती है और हमारी वॉल्स क्या होती है, चमकती है। ये हमारा डेली एप्लीकेशन है इस रिएक्शन का। तो पहले क्या रिएक्शन हुई हमारी, पहले ये रिएक्शन हुई सर कि कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम के साथ वाटर का एडिशन हुआ लिक्विड का, इसने बनाया स्लेक्ट लाइम, ठीक है। फिर क्या हुआ, जो हमारा स्लेक्ट लाइम है, ये जो हमारा स्लेक्ट लाइम है, ये स्लेक्ट लाइम ने हमारे आसपास की एनवायरनमेंट की CO2 के साथ रिएक्शन करा और क्या बना लिया, कैल्शियम कार्बोनेट बना लिया, जो कि शाइनी होता है। अब जो हमारी अगली रिएक्शन होती है वो होती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन का मतलब आपको पहले से ही पता है कि डीकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है, अगर मैं यहाँ पे कोई दूसरा कलर ले लूँ तो यहाँ पे ये बता रहा है, दोज रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट्स इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस। ऐसी रिएक्शन जिसमें एक कंपाउंड, जैसे यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, वो 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस में, सिंपल सब्सटेंस में टूट रहा है, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी कि किसी भी चीज़ के टूटने को 2 या 2 से ज़्यादा अधिक चीज़ों में वो टूटता है, तो वो होती है हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। जैसे यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है हमारा, वो टूट रहा है और CaO और CO2 बना रहा है, CO2 गैस हमारी निकल जाएगी। यहाँ पे फेरस सल्फेट है, ये फेरस सल्फेट हमारा फेरिक ऑक्साइड बना रहा है, SO2 गैस बना रहा है और साथ में SO3 गैस भी बना रहा है, ठीक है। जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है उसमें मैंने यहाँ पे ये दिखाया है कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन कैसे होती है। देखो यहाँ पे अगर मैंने जो डायग्राम के थ्रू आपको बताने की कोशिश की है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखो डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है। यहाँ पे क्या है, ये कंपाउंड है जो कि पहले से बना हुआ है, ठीक है। ये डीकम्पोज होकर टूट रहा है हमारे 2 अलग अलग, 2 या 2 से ज़्यादा अलग अलग कंपाउंड्स में। इसकी जनरल फॉर्म ये होती है, इसका एग्जाम्पल ये हो गया, और कंपाउंड फॉर्म में ये हो गया हमारा एग्जाम्पल, ठीक है। जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन की एकदम अपोजिट होती है। अपोजिट होने का मतलब है कि भाई कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या था, AB जुड़ के हमारा एक कंपाउंड बन रहा था AB। यहाँ पे जो 2 चीज़ें हैं वो कंबाइंड होकर कंपाउंड बना रही थी, और जो डीकम्पोजिशन है यहाँ पे पहले से एक कंबाइंड कंपाउंड है, वो टूट के हमारा इंडिविजुअल अलग अलग एलिमेंट्स बना रहा है, ठीक है। तो ये होता है हमारा कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन हमारा जस्ट अपोजिट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। अगली स्लाइड पर मेरे पास कुछ एग्जाम्पल है डीकम्पोजिशन रिएक्शन के, जैसे कि व्हेन अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट यूजिंग हीट। जब डीकम्पोजिशन रिएक्शन को कराने के लिए हीट का इस्तेमाल होता है तो उसे हम बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन। क्या बोलते हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल का मतलब हीट है, क्या है, हीट है। यहाँ पे देखो जो 2KClO3 है, अगर यहाँ पर हम इसको हीट देंगे
तो हीट से क्या होगा, ये हमारा टूट के 2 KCl और ऑक्सीजन गैस में टूट जाएगा और ऑक्सीजन गैस को बाहर निकाल देगा। तो यहाँ पे क्या है कि हीट की मदद से हमने KClO3 को तोड़ा और KCl और 3O2 बनाया, ये हमारा है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, मैंने कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि लाइमस्टोन को तोड़ा, यहाँ पर भी मैंने हीट लगाई और हीट की मदद से मैंने कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ा और क्विकलाइम और CO2 गैस बनी जो कि बाहर निकल गई। उसके बाद क्या है, व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड स्ट्रांगली इट ब्रेक डाउन टू फॉर्म सिंपलर सब्सटेंसेज लाइक लेड मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। जैसे ये एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, जब हमारा जो लेड नाइट्रेट होता है, जो हमारा लेड नाइट्रेट है यानी कि ये, इसको हम बोलेंगे लेड नाइट्रेट। ये लेड नाइट्रेट जब मेरा टूटता है, यहाँ पर मैंने हीट दिया और जब ये टूट रहा है, मेरा लेड नाइट्रेट है वो जब मेरा टूट रहा है तो ये यहाँ पे क्या बना रहा है, लेड ऑक्साइड, उसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस साथ में ये बना दे रहा है। ठीक है, आगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम पढ़ते हैं, व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट यूजिंग लाइट। जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन लाइट की मदद से की जा रही है, पहले क्या हो रहा था, हीट की मदद ले रहे थे हम लोग, अब लाइट की मदद से जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन करी जा रही है तो उसको हम बोलेंगे फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो का मतलब यहाँ पे क्या है, फोटो का मतलब है वो वाली फोटो नहीं जो आप लोग फ़ोन में खींचते हो, फोटो का मतलब यहाँ पे लाइट है। फोटो का एक सेंस होता है फोटोन, फोटोन का मतलब होता है लाइट। ठीक है, तो फोटो डिकम्पोजिशन है यानी कि लाइट की मदद से यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारी जो भी हमारा कंपाउंड है वो यहाँ पे टूट रहा है। तो यहाँ पे हमारा सिल्वर क्लोराइड है सॉलिड फॉर्म में, इस पर अगर हमने लाइट डाली तो ये क्या है, सिल्वर और Cl2 गैस क्लोरीन में निकल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे कलर चेंज भी शो होता है, जैसे कि ये वाइट है यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड, तो सिल्वर ग्रेइश वाइट होगा और क्लोराइड येलोइश ग्रीन होगा। ठीक है, इसी तरीके से सिल्वर ब्रोमाइड है, जो सिल्वर ब्रोमाइड ऑल्सो बिहेव इन द सेम वे। यहाँ पे क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड को अगर हम यहाँ से लाइट डाल दें तो ये लाइट के थ्रू, लाइट की मदद से Ag में और Br2 में ये टूट जाएगा। अब ये जो अबव रिएक्शन है ये फोटोग्राफी में यूज़ होती है बहुत ज़्यादा, आपका एक एप्लीकेशन है इसका, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि द अबव रिएक्शन यूज इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। जहाँ पर ये फोटोग्राफी का काम होता है तो वहाँ पर ये सारी रिएक्शंस यूज़ की जाती है, इन रिएक्शन को करके फोटोग्राफी की चीज़ें की जाती है। अच्छा, अब हम पढ़ लेते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमने सारी पढ़ तो ली, उसका यूज़ क्या होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। द डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड आउट बाय इलेक्ट्रिसिटी आर यूज टू एक्सट्रैक्ट सेवरल मेटल फ्रॉम देयर नेचुरली अकरिंग कंपाउंड। जैसे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन कुछ होती हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का भी यूज़ किया जाता है, जैसे मैंने थर्मल डिकम्पोजिशन में हीट का यूज़ किया, फोटो डिकम्पोजिशन में मैंने लाइट का यूज़ किया, ऐसे ही हमारा इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन होता है जिसमें हम बिजली का यूज़ करते हैं। तो ये कहाँ पे यूज़ होता है, हमारी अलग अलग तरीके की जो मेटल्स होती हैं उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए उनके नेचुरल कंपाउंड से, लाइक क्लोराइड्स और ऑक्साइड से। ठीक है, व्हेन द फ्यूज्ड molten metal chloride or oxide is decomposed by passing electricity then metal is produced at cathode यानी कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड। यानी कि जब हमारा फ्यूज molten metal का क्लोराइड या फिर ऑक्साइड लिया जाता है, उसको डिकम्पोज किया जाता है बिजली की मदद से, उस बिजली पास करा के, तो हमारा मेटल कैथोड पे प्रोड्यूस होता है जो कि हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम लें तो सोडियम मेटल इज एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ molten सोडियम क्लोराइड। सोडियम हमारा कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जो हमारा NaCl होता है, ठीक है, NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करा के। वेयरएज एल्युमिनियम मेटल इज एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ molten एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम का कैसे एक्सट्रैक्शन होता है, एल्युमिनियम के ऑक्साइड से। अगला इंपॉर्टेंट टाइप है रिएक्शन का हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसी रिएक्शंस होती हैं, जैसे कि यहाँ पे हम डेफिनेशन पढ़े, दोज रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड। ऐसी रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की जगह ले लेता है कंपाउंड के अंदर, आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा Fe है, यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल देखें, जैसे यहाँ पे Fe है, तो Fe सॉलिड ने CuSO4 के एक्वस सॉल्यूशन में जब Fe सॉलिड गया तो इसने क्या किया कि जाके CuSO4 की जगह पे, जो Cu की जगह थी SO4 के साथ जो वो कंबाइंड था, Cu को हटा दिया और खुद जाके उसकी जगह ले ली। और जब रिएक्शन हुई तो हमें जो सॉल्यूशन था उसमें कुछ ये देखने को मिला कि जो भाई SO4 है उसके साथ तो Fe जुड़ा हुआ है और Cu सॉलिड फॉर्म में हमारा पाया गया। तो हमने ये देखा कि क्या हुआ, यहाँ पे जो हमारा Fe आया बाहर से, हमने डाला रिएक्शन के अंदर एक्वस सॉल्यूशन के अंदर CuSO4 के,
Fe ने आके कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया यानी कि हटा दिया और उसकी जगह ले ली और यहाँ पे FeSO4 का कंपाउंड बना दिया और कॉपर को सॉलिड स्टेट में छोड़ दिया। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर यहाँ पे हम देखें तो जिंक सॉलिड है, जिंक सॉलिड आया और यहाँ पे CuSO4 के सॉल्यूशन से Cu को हटाया और खुद ZnSO4 बना लिया और साथ में कॉपर बना लिया। अच्छा, अब आपको पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रही है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेस कोई बंदा किसी को तभी कर सकता है या फिर कोई आदमी किसी को तभी उस जगह से हटा सकता है जब जो हटाने वाला है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो और जो हटने वाला है वो कम स्ट्रांग हो, यानी कि लेस रिएक्टिव हो। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे Fe आके हमारा CuSO4 में से Cu को हटा रहा है और खुद उसकी जगह लेके FeSO4 बना रहा है, तो कहने का मतलब ये है कि जो Fe है वो कॉपर से ज़्यादा स्ट्रांग है और CuSO4 में जो जिंक है वो आके Cu की जगह ले रहा है, तो इसका मतलब जो जिंक है वो हमारा ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से और यहाँ पे हमारा Fe भी ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से क्योंकि वो उसकी आके जगह ले रहा है, उसको हटा दे रहा है। तो कोई बंदा जब ज़्यादा खुद ताकतवर होगा तभी तो दूसरे वाले को हटा के उसकी जगह ले पाएगा। तो यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज का एक फंक्शन आता है जो हम आगे अपने चैप्टर्स में पढ़ेंगे, मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर में। ठीक है, अभी के लिए आप इतना ही समझ लीजिए। उसके बाद मेरे पास आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या है, द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयन टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा था, एक जो सिंगल एटम था वो आके एक्वस सॉल्यूशन में से किसी भी मेटल को हटा देता था और उसकी जगह ले लेता था। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि हमारे जो दोनों कंपाउंड्स हैं दोनों ही हमारे एक्वस फॉर्म में रहते हैं और दोनों एक दूसरे की आपस में जगह इंटरचेंज कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर Na2SO4 था और BaCl2 था, तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो Na2SO4 और Na2SO4 एक्वस और BaCl2 एक्वस, जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, ये बना लेता है हमारा BaSO4 सॉलिड और 2NaCl। क्या हुआ यहाँ पे कि जो Na2 था वो चला गया हमारा Cl के साथ और जो हमारा Ba था वो आ गया हमारा SO4 के साथ। तो यहाँ पे क्या हुआ, कंपाउंड्स के अंदर ही एक मेटल दूसरे वाले मेटल से जाके या फिर एक जो हमारा एलिमेंट था वो दूसरे वाले एलिमेंट से जाके डिस्प्लेस हो गया, यानी कि दो बार डिस्प्लेसमेंट हुई, यानी कि सोडियम बेरियम की जगह पे गया और बेरियम सोडियम की जगह पे आ गया। तो ये इसको हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये रिएक्शन क्या होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट दो एलिमेंट्स की हो रही है और दो बार हो रही है। दो बार मतलब दो एलिमेंट्स की हो रही है, यानी कि सोडियम और बेरियम की डिस्प्लेसमेंट हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पे हो रही है। इस रिएक्शन को जब ये रिएक्शन हमारी होती है तो व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ BaSO4 बनता है बाय द रिएक्शन ऑफ SO4 2- और Ba2+. The other product is sodium chloride which remain in the solution. Such reaction in which there is an exchange of ion between the reactant is called double displacement. अब देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ से हमारा Ba+2 का आयन आया, यहाँ से हमारा Na पॉजिटिव का आयन आया। तो Na पॉजिटिव के आयन ने इस वाले को डिस्प्लेस कर दिया और इसकी जगह ले ली और इस वाले बंदे ने क्या किया, इस वाले को डिस्प्लेस कर दिया, इसकी जगह ले ली। तो यहाँ पे क्या हुआ, रिएक्टेंट के अंदर आयन का एक्सचेंज हो गया। तो ये हमारी एक और डेफिनेशन हो जाती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। अच्छा, अगर अगली रिएक्शन में बताऊँ तो यहाँ पे क्या है, व्हेन पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इज एडेड टू लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन। जब पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन में ऐड किया जाता है तब क्या होता है, जो Pb है वो K की जगह ले लेता है और K क्या है, Pb की जगह पे आ जाता है। तो यहाँ पे हमारा PbI2 बन जाता है और 2KNO3 बन जाता है। यहाँ पर जो है हमारी येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड ऑक्साइड बनती है अलॉन्ग विथ पोटेशियम नाइट्रेट, यानी कि ये हमारा KNO3 क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, ये सारी जो रिएक्शन है उसमें डबल डिस्प्लेसमेंट की चीज़ें हो रही हैं।
स्लाइड पे मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ जाती है जो कि हमारी थोड़ी कंफ्यूजिंग भी होती है। ज़्यादातर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, मगर कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक ही पैटर्न को फॉलो करेंगे तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। ये रिएक्शन है हमारी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का ऐड होना, किसी भी एलिमेंट में ऑक्सीजन का ऐड होना हमारा ऑक्सीडेशन कहलाता है। या फिर उसमें से हमारा रिमूवल हो जाए हाइड्रोजन का, या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, तो वो क्या होता है, हमारा ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है। अब आप इन दोनों में से और वाली डेफिनेशन यहाँ पे मैंने बीच में और लगा रखा है, तो आपकी मर्जी आप ये वाली याद कीजिए, आपकी मर्जी आप ये वाली याद कीजिए। दोनों ही सुटेबल हैं और दोनों हर जगह वैलिड रहेंगी। उसके बाद क्या है, रिडक्शन है। रिडक्शन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस। रिडक्शन का प्रोसेस क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू द सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस में हाइड्रोजन का एडिशन होना, या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, उस सब्सटेंस में से ऑक्सीजन का हट जाना। भाई ऑब्वियस सी बात है, सिंपल फंडा है कि अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो ऑक्सीजन अपने आप ही रिमूव हो जाएगा। तो इन दोनों में से जो आपको सुटेबल लगे वो आप प्रेफरेबली उसको ही याद करें। द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन। जैसा कि ऊपर की डेफिनेशन से हम देख पा रहे हैं कि जो प्रोसेस होती है हमारी रिडक्शन की वो एकदम अपोजिट होती है ऑक्सीडेशन की। अब हम पढ़ते हैं कुछ टर्म्स जैसे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि देखो LIC एजेंट होता है। जैसे LIC एजेंट क्या करता है, अगर मान लीजिए कोई LIC का एजेंट है आपके पास आया, LIC का एजेंट आपकी क्या करेगा, LIC करके जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो क्या करेगा, ऑक्सीजन देके जाएगा, ठीक है भाई, ऑक्सीजन देकर जाएगा ना, ऑक्सीडाइज करने आया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो क्या करेगा, ऑक्सीजन देके जाएगा आपको। अच्छा, ऑक्सीजन देके जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि हम ये भी बोल सकते हैं कि क्या वो हाइड्रोजन रिमूव करके जाएगा अपने साथ, एक ही बात है, ठीक है। तो इसमें से जो सुटेबल लगे आपको वो आप याद कर लो। उसके बाद रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट है तो रिड्यूस करने आया है, रिड्यूस करने आया मतलब ऑक्सीजन लेने आया है, तो यानी कि जो रिमूव कर देगा ऑक्सीजन को क्या है, वो रिड्यूसिंग एजेंट। या फिर जो हाइड्रोजन दे देगा रिडक्शन के लिए वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। दोनों में से जो सुटेबल लगे आपको वो आप याद कर लो। उसके बाद है रिडॉक्स रिएक्शन। अगर किसी भी रिएक्शन में साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन भी हो रहा है साथ साथ और साथ साथ रिडक्शन भी हो रहा है, तो वो रिएक्शन क्या कहलाती है, मेरी रिडॉक्स रिएक्शन। वो हमारी रिएक्शन कैसी कहलाती है, रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के एग्जांपल मैंने यहाँ पे दे रखे हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर देखो तो कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराया गया है। अब कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराया गया है, तो यहाँ पे कॉपर सिर्फ अकेला रह गया और यहाँ पे H2O बन गया, यानी कि जो कॉपर वाला ऑक्सीजन था वो निकल के हाइड्रोजन के पास आ गया। तो यहाँ पे अब मैं सारी चीज़ें डिफाइन करने वाला हूँ, ध्यान से आप देखना। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन किसका हुआ, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ, किसका हुआ यहाँ पे ऑक्सीडेशन, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन उठ के हाइड्रोजन के पास चला गया, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ। अब मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ, रिडक्शन किसका हुआ, रिडक्शन किसका हुआ। तो यहाँ पे रिडक्शन किसका हुआ है, रिडक्शन का मतलब है कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे CuO कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन चला गया और कॉपर अकेला रह गया, तो इसका मतलब है कि कॉपर का रिडक्शन हुआ। ध्यान से समझ में आ रही है सारी चीज़ें। उसके बाद अगर मैं बोलूँ यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, OA मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड यानी कि CuO हाइड्रोजन को ऑक्सीजन दे रहा है जिससे वो वाटर बना ले रहा है, तो यहाँ पे CuO क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका मतलब ये है कि वो हमारे हाइड्रोजन को ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा रहा है वाटर बनाने के लिए, तो वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। LIC एजेंट क्या करता है, LIC करता है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीजन देके जाएगा। तो यहाँ पे CuO हमारा क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, अब यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा, तो रिड्यूसिंग एजेंट मेरे पास हो जाएगा H2। अगर हमारा CuO, अगर एक चीज़ हमारी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गई तो दूसरी तो ऑब्वियस सी बात है ना, कॉमन सेंस, कि हमारी वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको सारी चीज़ें डिफाइन कर दी हैं। जो ZnO है अगली वाली रिएक्शन में, ये कार्बन के साथ रिएक्ट करके कार्बन को ऑक्सीजन दे दे रहा और जिंक अकेला खुद हो जा रहा है। तो इसमें कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो कार्बन है
उसका यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जो जिंक है उसका यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। और यहाँ पे अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूँ तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ZnO, क्योंकि वो ऑक्सीजन लाके कार्बन को दे रहा है। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, हमारा कार्बन। ऑब्वियस सी बात है, अगर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहाँ पे सारा कंसेप्ट खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब अगर आप ध्यान से स्लाइड में देखें तो इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन एवरीडे लाइफ, यानी कि डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के क्या क्या इफेक्ट हमारी ज़िंदगी में होते हैं। देयर आर टू कॉमन इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के बेसिकली दो कॉमन इफेक्ट देखे जाते हैं। पहला होता है कोरोजन ऑफ मेटल, मेटल का खराब हो जाना। दूसरा होता है रेंसिडिटी ऑफ फूड, यानी कि फूड का खराब हो जाना। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं पिक्चर में, तो यहाँ पे देखो ना मेटल, ये पूरी मेटल खराब हो गई है। यहाँ पे एक अच्छी खासी मेटल लगाई थी हमने, पाइप लगाया था, ये पूरा पाइप हमारा खराब हो चुका है, तो इसी को बोलते हैं हम कोरोजन। और यहाँ पे हमारा खाने के लिए फूड है, कि फूड भी हमारा पूरी तरीके से देखो इसमें फंगस पता नहीं क्या क्या चीज़ें लग गई हैं, तो ये भी हमारा क्या है, खाना खराब हो चुका है, तो इसको हम बोलेंगे रेंसिडिटी ऑफ फूड। अब देखो कोरोजन ऑफ मेटल की प्रोसेस क्या होती है। कोरोजन इज द प्रोसेस इन विच मेटल आर ईटन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और अ केमिकल सच एन एसिड ऑन देयर सरफेस। कोरोजन क्या होता है कि कोई भी मेटल का खराब हो जाना एयर की वजह से, जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, मॉइस्चर की वजह से, और किसी केमिकल के पड़ने की वजह से जो कि उसकी सरफेस पे लग गया है। कोरोजन इज कॉज्ड मेनली बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स बाय ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर। कोरोजन मेनली किसकी वजह से होता है, जो हमारा ऑक्सीजन हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे ये आयरन के हैं या फिर स्टील के हैं, तो इसमें क्या है, जंग लग गया है, ठीक है। तो ये सब क्या है, खराब होते जा रहे हैं हमारे पाइप्स वगैरह, क्योंकि एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो इनको खराब करती जा रही है। यहाँ पर देखो, रस्टिंग ऑफ आयरन मेटल इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कोरोजन। कोरोजन की मोस्ट कॉमन फॉर्म जो हमने आसपास हम देख सकते हैं वो क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन। यहाँ पे क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन की इक्वेशन लिखी हुई है, Fe ऑक्सीजन के साथ और पानी के पड़ने के साथ रिएक्ट कर रहा है। यहाँ पे X क्या है, अमाउंट ऑफ वाटर, वो कुछ भी हो सकता है, वेरी करेगा कि कितना पानी के मॉलिक्यूल्स या वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ ऐड हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो हाइड्रेटेड रस्ट ऑक्साइड बना लिया, जिसको हम रस्ट भी कहते हैं, यानी कि जंग कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। कोरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय द प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस अगर हम कर दें तो कोरोजन बच सकता है। और या फिर हम पेंट से कोट कर दें इस सरफेस को, अगर हम उसको पेंट से अच्छे से कोट कर देंगे, रेगुलरली कोट करते रहेंगे, तो हमारी सरफेस या फिर मेटल हमारी बची रहेगी। अगला क्या है, रेंसिडिटी। देखो, द कंडीशन प्रोड्यूस बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल इन फूड मार्क्ड बाय अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, हमारे खाने का खराब हो जाना। ये भी किसकी वजह से होता है, ऑक्सीडेशन होने की वजह से। जो खाने के अंदर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं फैट्स और ऑयल के, उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिसकी वजह से उनसे अनप्लीजेंट स्मेल और टेस्ट उनका एकदम खराब हो जाता है। तो हम बोलते हैं फूड रेंसिड है, या फिर ये जो प्रोसेस है वो रेंसिडिटी कहलाती है। अच्छा, रेंसिडिटी को हम बचा कैसे सकते हैं। रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। अगर हम खाने में मिला दें अपने, तो क्या है, हम फैट्स और ऑयल्स को ऑक्सीडाइज होने से बचा सकते हैं एंटीऑक्सीडेंट मिला के। या फिर फैट और ऑयल को नाइट्रोजन गैस के कंटेनर में, हमारी जो चिप्स वगैरह के, जो हमारे लेज वगैरह के पैकेट आते हैं, तो उनमें क्या होती है, हमारी नाइट्रोजन गैस भरी हुई होती है, ठीक है। ज़्यादातर अमाउंट में उसमें ज़्यादातर नाइट्रोजन गैस भरी होती है, जिससे जो हमारी चिप्स होती है अंदर थोड़ी, वो क्या होती है, थोड़ी सी चिप्स हमारी वो है, वो सेफ रहे, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस हमारी प्रिजर्वेटिव का काम करती है, ताकि वो हमारी चिप्स खराब ना हो। या फिर हम फूड को रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं बाय स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। अगर उसको एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रखें हम डिब्बे वगैरह में, या फिर उसको लाइट से हम फूड को अपने बचा के रखें। तो आपकी ये वीडियो यहीं पे एंड होती है। आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स तक। जितने ज़्यादा लोगों को बेनिफिट्स हो सके इस वीडियो से, उन तक ये वीडियो शेयर करें और अपना प्यार मुझे ऐसे ही देते रहिए। ये चैप्टर आपका यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। चैप्टर फर्स्ट जो है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, मैंने 2 पार्ट में करवाया है। पहले पार्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, दूसरी जो है वो आपकी वीडियो आपके सामने है। थैंक यू वेरी मच।